कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में राज्यों की सीमाएं आखिर बदलती कैसे हैं, या फिर कोई बिल्कुल नया राज्य कैसे बन जाता है? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ही जबरदस्त टूल अनुच्छेद 4 को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो इस पूरे टॉपिक के दिल में है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना? देखिए, एक तरफ तो हमारा संविधान है जो एक ठोस चट्टान जैसा लगता है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ है हमारा देश, जो एक बहती नदी की तरह है, हमेशा बदलता रहता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ काम कैसे करती हैं? पहली नज़र में तो यही लगता है कि किसी राज्य की बाउंड्री बदलना हो या तेलंगाना जैसा कोई नया राज्य बनाना हो, ये तो एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। इसके लिए तो संविधान में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट करना पड़ता होगा, है ना? पर यहीं हमारे संविधान बनाने वालों की दूर की सोच काम आती है। उन्होंने हमें अनुच्छेद 4 के रूप में एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार टूल दिया, जो इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देता है। तो ये अनुच्छेद 4 आखिर काम कैसे करता है? इसका पहला हिस्सा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, मतलब एक बदलाव अपने आप कई दूसरे बदलावों को चालू कर देता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 4 कुछ खास तरह के कानूनों पर ही लागू होता है। ये वो कानून हैं जो संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं, इलाकों या फिर नामों को बदलने की पावर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब संसद, मान लीजिए, एक नया राज्य बनाने का कानून पास करती है, तो वो कानून सिर्फ उतना ही नहीं करता, वो एक तरह का ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। मतलब कुछ और जरूरी बदलाव अपने आप ही करने पड़ते हैं। जरा सोचिए, जब कोई नया राज्य बनता है तो सबसे पहले देश के सभी राज्यों की जो ऑफिशियल लिस्ट है उसमें उसका नाम जोड़ना पड़ता है। ये हो गया पहली अनुसूची का अपडेट। फिर उस नए राज्य को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में सीटें भी तो देनी होती हैं। ये हो गया चौथी अनुसूची का अपडेट। और इनके साथ साथ कई दूसरे छोटे मोटे जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव भी किए जाते हैं। लेकिन अब आते हैं अनुच्छेद 4 के उस हिस्से पर जो असल में इसे एक संवैधानिक शॉर्टकट बनाता है और इसे इतनी ज्यादा ताकत देता है। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। ये भारतीय संघ को एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो दुनिया के कई दूसरे फेडरेशंस में देखने को नहीं मिलती, और यही इसकी असली पावर है। तो ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक ऐसे संविधान की कल्पना की थी जो देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। अब ये शॉर्टकट कितना जरूरी है, ये समझने के लिए चलिए देखते हैं कि अगर ये शॉर्टकट नहीं होता तो नॉर्मल रास्ता कितना मुश्किल होता। तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक है नॉर्मल रास्ता, अनुच्छेद 368 वाला, जो एक ऊंचे और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए, मतलब सदन के 2/3 सदस्यों की सहमति, जो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अनुच्छेद 4 एक सीधी सरल सड़क देता है। इसके लिए बस साधारण बहुमत चाहिए, यानी मौजूद और वोट करने वाले आधे से ज्यादा सदस्य। ठीक वैसे ही जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। तो आसान भाषा में कहें तो यह है तो एक संवैधानिक बदलाव, लेकिन इसके लिए वो भारी भरकम और मुश्किल संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यह वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल सिस्टम है। अच्छा, इन सब टेक्निकल बातों का असल में मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसके बड़े असर पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 4 की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये संसद को, देश को फिर से ऑर्गेनाइज करने की एक असाधारण शक्ति देता है। इससे भारत का नक्शा बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व हो सकता है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये साबित करता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अनुच्छेद 4 प्रैक्टिकल गवर्नेंस के लिए एक जरूरी टूल है जो देश को वक्त के साथ बदलने में मदद करता है, या फिर ये केंद्र सरकार के हाथों में बहुत ज्यादा पावर देता है? इस पर बहस हमेशा चलती रहती है, और यही बहस अनुच्छेद 4 को भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प हिस्सा बनाती है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।